गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो 2020 शिक्षा नीति पढ़ने से पहले हमें यह पढ़ना होगा कि आज से पहले कितनी शिक्षा नीति बन गई। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई हमारी शिक्षा नीति जो है 1968 में बनी, उसके बाद 1986 में और उसके बाद 2020 में। आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है कि वर्तमान शिक्षा नीति जो है वो कब बनाई गई। तो ये है जनवरी 2020। कौन सी शिक्षा नीति है? तो इसका उत्तर होगा ये हमारी तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति को हम लेंगे तो पहली जो आपकी शिक्षा नीति है भाई, इसमें 64 से लेकर के और 66 के बीच में, यानी 1964 से 1966 2 साल तक सर्वे किया गया और इसका एक आयोग गठित किया गया। उस आयोग का जो अध्यक्ष है उसका नाम था दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी, यानी दौलत सिंह कोठारी। इन चीजों का एग्जाम से सीधा संबंध होता है। कोई भी पूछ सकता है आपको कि पहली जो शिक्षा नीति यानी आजाद भारत के बाद, स्वतंत्र भारत के बाद में पहली शिक्षा नीति जो है आयोग कब गठित किया गया। तो आप कहेंगे कि आयोग को बनाया गया 64 से लेकर के 1966 के बीच। इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो दौलत सिंह जी कोठारी। इस शिक्षा नीति के अंदर केवल भारतीय शिक्षा और संस्कृति को ही माध्यम बनाया गया। इसमें अन्य किसी भी भाषा को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। इसलिए ये शिक्षा नीति जो है वो 86 तक चली। 1986 में, जैसे आपको पता है भाई, इंदिरा गांधी का देहांत जो है 1984 में हुआ और उसके बाद में हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ने शिक्षा को टेक्निक से जोड़ने के लिए शिक्षा नीति में थोड़ा परिवर्तन करने का प्रयास किया और उन्होंने जो सर्वे कराया उसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति राम सिंह जी जो थे उनको सौंपा गया। तो राम सिंह जी ने शिक्षा नीति जो 1986 है उसमें नवीनीकरण किया, टेक्नोलॉजी को शामिल किया, लेकिन प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे वो ये चाहते थे कि इसको अंतरराष्ट्रीय लैंग्वेज के साथ में जोड़ा जाए। इसलिए 1992 के अंदर इसमें 10+2 को जोड़ दिया, यानी शिक्षा पद्धति जो थी उसमें एक स्ट्रीम जोड़ दी। पहले जो 1968 में जो शिक्षा थी उसमें हमारी शिक्षा जो है वो डायरेक्ट 1 से 8 तक थी और 9 में कक्षा 9 में हमें स्ट्रीम लेनी पड़ती थी। जो स्ट्रीम है जैसे आर्ट हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, इस प्रकार से हमें अलग अलग स्ट्रीम यानी अलग अलग सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। लेकिन 92 के अंदर 10+2 जोड़ दिया गया, अर्थात इसके अंदर 10वीं तक आप किसी भी स्ट्रीम से जुड़ने की आवश्यकता नहीं, सबको कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और 11th के बाद आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट लेना होगा, आर्ट, कॉमर्स या साइंस। लेकिन इसका रिजल्ट ये आया कि हमें वोकेशनल जो नॉलेज होना चाहिए उसमें हम पिछड़ते चले गए और हमारे यहाँ पर जो 4% शिक्षा पर खर्चा हो रहा था, 3 से 4%, उसका रिजल्ट जो है माइनस निकल रहा था। उसमें किसी प्रकार का हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा। अर्थात एक स्टूडेंट जो है BA MA करने के बाद भी वो बेरोजगार था, अपने हाथ से कुछ भी नहीं करता, उसे किसी प्रकार की कोई स्ट्रीम जो है स्वतः विकसित करने का कोई भी आधार नहीं मिलता, उसका बेस बिल्कुल कमजोर होता जा रहा था। इसलिए एक बार फिर हमें नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ गई और उसके बाद हमने 2020 के अंदर जो शिक्षा नीति हमने अपनाई है वो हमारी है नई शिक्षा नीति। दुर्भाग्य ये रहा कि ये शिक्षा नीति 2022 से कंटिन्यू होनी थी
लेकिन कोरोना के कारण इसमें डिले हो गया और इसको समय पर शुरू नहीं किया गया। केवल एक ही राज्य है उत्तराखंड जहां पर प्राइमरी स्तर तक इसको अपनाया गया है। बाकी ये क्या है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंदर का चित्रित होता है कि भाई राज्य को ये निर्देश थे कि आप शिक्षा में इसको चाहे तो जोड़ सकते हैं, लेकिन जनवरी 2020 के बाद यह आदेश हो गया सरकार का। अब ये नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, अब यह आदेश है और आदेश की पालना प्रत्येक राज्य को करना होता है। इसलिए 2028 तक इसका एक क्राइटेरिया दे दिया कि 2028 तक प्रत्येक राज्य जो है अपने यहाँ पर क्या करेगा, नई शिक्षा नीति को शुरू कर देगा। अब ये नई शिक्षा नीति क्या है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कि 2020 जो नई शिक्षा नीति है, जो आयोग गठित किया गया है, उस आयोग के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष का नाम है कृष्ण कुमार कस्तूरीगन। क्या नाम है भाई? कृष्ण कुमार कस्तूरीगन। कृष्ण कुमार कस्तूरीगन। देखो ये नाम आपकी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। कृष्ण कुमार कस्तूरीगन क्यों पूछा जाएगा? पूछा तो दौलत सिंह का भी जाना चाहिए, लेकिन वो आम इंसान है। ये आदमी इसरो का पूर्व अध्यक्ष रह चुका है। इसरो का इसका क्यों पूछा जा सकता है? क्योंकि इसरो का पूर्व अध्यक्ष है और इसरो का अध्यक्ष होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। राष्ट्रपति के बराबर उसकी रैंक होती है। इसरो का अध्यक्ष होने के कारण ये व्यक्ति जो है पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। इसलिए आप जो भी कंपटीशन दे रहे हैं आपको 100% ये नाम पूछा जाएगा। कैसे भी पूछा जा सकता है कि कृष्ण कुमार कस्तूरीगन कौन थे? अगर कौन थे, इसरो के अध्यक्ष थे। कौन है? तो ये NEP 2020 के आयोग के अध्यक्ष हैं। आयोग के अध्यक्ष हैं। ऐसा पूछा जा सकता है कि 2020 की शिक्षा नीति का श्रेय किसको दिया जाता है? तो आप कहेंगे कृष्ण कुमार कस्तूरीगन को दिया जाता है। और देखो, एक वैज्ञानिक होने के कारण इसने जो शिक्षा पद्धति को चेंज किया है, पूरी तरह से इसने हमारी शिक्षा पद्धति को चेंज किया है, जिसमें आज हम देखेंगे कि क्या क्या परिवर्तन किया गया है। हमने कई बार इस प्रकार की चीजों को देखा है पहले भी, जैसे मौलिक अधिकार आपने पढ़े, उसमें भी शिक्षा नीति की एक झलक देखी आपने। आज इसको पूरी तरह से हम देखेंगे कि शिक्षा नीति में क्या क्या परिवर्तन किया गया है। तो पहला, सबसे पहले जो परिवर्तन किया गया है वो है इसका वर्गीकरण। क्या वर्गीकरण है भाई? वर्गीकरण ये है 5, 3, 3 और 4। ये इसका वर्गीकरण किया गया है और इसको कहते हैं, जैसे इसमें आपका हो जाएगा सबसे पहले P3, P4, P5 फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद में ये हो गया क्लास 3, 4, 5, फिर हो गया 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार से इसको डिवाइड किया गया है। आपको इसमें ये देखना है कि ये जो आपका फर्स्ट पेज 3 से लेकर के और सेकंड क्लास तक, इसको कहते हैं प्री प्राइमरी। ये है प्री प्राइमरी, यानी पूर्व प्राथमिक कक्षाएं। इसकी विशेषता देखिए, इसके अंदर किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अब जो बच्चा, पहले क्या था कि 6 साल का बच्चा जो है स्कूल में आता, तो 6 से 14 तक सरकार की जिम्मेदारी थी उसको निःशुल्क पढ़ाना। लेकिन अब बच्चा जो है वो कितने साल का आएगा? 3 साल का आएगा, 18 साल तक उस बच्चे को पढ़ाना है। ये गारंटी किसकी है? सरकार की। अब देखो 3 साल का बच्चा स्कूल आएगा, इसकी एक छोटी सी मैं आपको कहावत बताता हूं
कि जब भी बच्चा स्कूल लेकर के कोई जाता है, पहली बार जब बच्चा स्कूल आता है, तो अगर वो छोटा बच्चा है जब तो आसानी से आ जाएगा, लेकिन पहले क्या था, 6 साल की उम्र थी। 6 साल तक अगर बच्चा अपने घरों में खेलेगा, यार दोस्तों में रहेगा, तो उसकी आदत जो है पढ़ाई करने की नहीं होगी, केवल खेलने और कूदने की होगी। उसको जब बच्चे को स्कूल ले जाते हैं तो घसीटते हुए ले जाना पड़ता है उसको, और वो बच्चा क्या करता है, बच्चा विरोध करता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे को घर पर एक ही बात बताई जाती है कि अगर चुप नहीं रहेगा तो स्कूल भेज देंगे, वहां मास्टर जी पिटाई करेंगे, और बच्चे के दिमाग में वो बात बैठ जाती है कि स्कूल में तो एक ही काम है, बच्चों को पीटना। अर्थात बच्चे के दिमाग में, छोटा बच्चा जो होता है उसके दिमाग में एक ही बात बैठती है कि स्कूल के टीचर का कोई काम नहीं है, केवल पिटाई करना ही उसका काम है। तो वो बच्चा स्कूल आने के लिए क्या करता है, मना करता है, रोकता है, टूट जाता है, पूरी तरह करता है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और उसको उसकी मम्मी, उसकी दादी या उसके पिताजी कोई भी घसीटते हुए स्कूल लेके आते हैं, और बच्चा बहुत रोता है, कम से कम 10 दिन तक वो बच्चा स्कूल में एडजस्ट नहीं होता। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति है वो इसको बदलना चाहती है। कैसे बदलेगी, इससे पहले मैं इस किस्से को पूरा कर देता हूं कि ये एक किस्सा है उत्तर प्रदेश के अंदर रायनगर गांव का, जहां पर क्या है कि कोई पिता अपने बेटे को स्कूल ले जा रहा था, और सामने से बाय चांस एक जो कसाई होता है वो बकरे को पकड़ करके लिए जा रहा था। तो पिता को उस बच्चे ने पूछा, पापा ये क्या कर रहा है, क्योंकि बेटे को भी वो घसीटे ले जा रहे थे। वो कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा, रो रहा था। उधर बकरा भी कह रहा था मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बकरे को भी पता चल जाता है कि तेरे साथ क्या होने वाला है। तो उसके पिताजी ने बताया कि ये बेटा कसाई है, ये इस बकरे को ले जाएगा और इसको ले जाकर के वहां पर काट देगा। तो बेटे ने कहा, फिर ये बकरा ऐसे क्यों कर रहा है, मरना ही तो है, और मैंने तो सुना है कि भाई मरना तो सबको है, तो ये बकरा तो बिना वजह ही कर रहा है। मैंने तो सोचा कि ये इसको स्कूल ले जा रहा है। अब एक तुलना कीजिए, उस बच्चे को मौत से भी ज्यादा खतरा क्या नजर आया, स्कूल में। तो जब हमारे वैज्ञानिकों ने इस बात का सर्वे किया तो पता चला कि बच्चे के दिमाग में अभिभावक बिना वजह का क्या करते हैं, डर बैठा देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने एक आयोग बनाया, और आयोग के चेयरमैन जो मैंने अभी बताया आपको, कृष्ण कुमार को बनाया गया, कस्तूरीरंगन को। उन्होंने सुझाव दिया कि 3 साल तक का बच्चा जो होता है उसके मन में डर और भय बहुत कम होते हैं, क्योंकि 2 साल का बच्चा तो बोलना ही सीखता है, और 12 महीने में वो बच्चा जो है केवल और केवल इतना ही सीखता है मम्मी कौन है, पापा कौन है, और उसको डर और भय का पता नहीं होता। इसलिए अगर इस बच्चे को 3 साल के बच्चे को स्कूल में भेजा जाएगा तो निश्चित रूप से यह बच्चा विरोध नहीं करेगा। और इधर स्कूल में क्या व्यवस्था कर दी, व्यवस्था यह कर दी कि जो ये 3 क्लास हैं, इन क्लास के अंदर केवल बच्चों स्कूल आएगा, वो खेलेगा, केवल उसको तरह तरह के रंग दिए जाएंगे, कलर, जिसने हाथ लगाए दीवार पर लगा दिया। बच्चे का स्वभाव होता है रंग से खेलने का। बच्चे को क्लास के अंदर तरह तरह के टॉयज दिए जाएंगे, खिलौने दिए जाएंगे, वो उन खिलौनों की सहायता से कुछ न कुछ सीखेगा। जैसे खिलौने को पहले वो तोड़ेगा, फिर उसको जोड़ेगा। इसी प्रकार के अलग अलग कार्ड दिए जाएंगे जिन पर अलग अलग रंग होंगे, तो बच्चे को रंग की पहचान हो जाएगी। जैसे टीचर कहेगा कि ब्लैक लेके आओ, येलो लेके आओ, कोई भी भाषा में, यहां तक कि कस्तूरीरंगन ने कहा है कि 5वीं क्लास तक तो आपको भाषा के बारे में बताने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई चाहे तो बच्चे को मारवाड़ी में पढ़ा सकता है, अपनी क्षेत्रीय लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए कोई मराठी है तो मराठी में पढ़ाएं, पंजाबी है तो पंजाबी में पढ़ाएं, अपनी लोकल भाषा में पढ़ा सकता है। और चाहे तो सरकार ने छूट दी है उसको, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई, कौन मना करता है, दोनों छूट दे रखी है। तीसरी बात कि बच्चे का कोई एग्जाम नहीं होगा 2nd क्लास तक,
नो एग्जाम की पॉलिसी चलेगी, जिसके कारण किसी के बच्चे के मन में यह डर तो होगा ही नहीं कि भाई मुझे कुछ याद करना है, मुझे परीक्षा देनी है। केवल बच्चे को अपने आप कुछ न कुछ बनाना, यानी क्रिएटिविटी जो है उसके बारे में बच्चे को बताया जाएगा कि आप अपने हाथ से कुछ बनाएं। बच्चा जो है क्लास में खेलते हुए अलग अलग जो खिलौने हैं, जैसे उनको एक ट्रेन दे दी, डब्बे दे दिए, अलग अलग कर दिए, उसको कहेंगे चलो इसको लगाओ, जोड़ करके दिखाओ, तो बच्चा उसको जोड़ करके क्रिएटिविटी यानी खुद करके सीखेगा। और जो बच्चा खुद करके सीखता है वो प्रैक्टिकल होता है, वो लंबे समय तक उसको याद रहता है। दूसरा इसमें क्या कहा कि बच्चा 3 साल का छोटा बच्चा है, अगर मान लीजिए बच्चे को 1 घंटा पढ़ाई कर ली, अब उसको नींद आ रही है, तो गवर्नमेंट ऐसी व्यवस्था करेगी प्रत्येक इन 3 कक्षाओं के लिए, P3, P4, P5 के लिए, कि बच्चे को सोने के लिए एक छोटा बेड देगी। प्रत्येक स्कूल में एक बेड दिया जाएगा जिस पर बच्चे को जब इच्छा हो जाकर के सो सकता है, उस बच्चे को कोई नींद से नहीं उठाएगा, ऐसा टीचर को निर्देश दिए जाएंगे। टीचर को अलग से एनटीटी का कोर्स करना पड़ेगा। एनटीटी एक छोटे बच्चों को पढ़ाने का कोर्स होता है, यानी नर्सरी टीचिंग ट्रेनिंग इसको बोलते हैं। तो एनटीटी का कोर्स करने के कारण नई नई भर्तियां मिलेगी। तो एक तरफ तो टीचरों को फायदा हो रहा है, दूसरी तरफ हमारे बच्चों को। और उसके बाद में जैसे फर्स्ट और सेकंड में बच्चा आएगा, तब उस बच्चे को खेल से थोड़ा सा अलग करके और उन्हें यह समझाया जाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारी थी प्री प्राइमरी सेक्शन। सबसे ज्यादा इसी पर फोकस किया गया है केंद्र के द्वारा, ताकि बच्चों की जो नींव है, फाउंडेशन जो है वो क्या हो, एकदम साफ सुथरा हो, और ऊपर जो मंजिल बनाए तो वो कमजोर नहीं बने। अब आते हैं क्लास 3rd, 4th और 5th। 3rd, 4th और 5th के अंदर क्या है कि इसके अंदर केवल बच्चों को 3rd क्लास में उसके गांव के बारे में, उसके रिश्तेदारी के बारे में, इस प्रकार की चीजें पढ़ाई जानी चाहिए। 4th क्लास के अंदर, 5th क्लास के अंदर केवल और केवल जो चारों तरफ जो प्रकृति का आवरण है उसके बारे में, अपने देश के बारे में छोटे छोटे पॉइंट, हिंदी, इंग्लिश, इस प्रकार के पॉइंट पढ़ाना तथा बच्चे को परीक्षा के लिए तैयार करना। अब यहाँ एग्जाम शुरू हो जाएगा बच्चे का, अर्थात 3rd, 4th, 5th में बच्चे का एग्जाम शुरू हो गया। अब बच्चे को तैयार कर दिया गया, यानी 5 वर्ष जब जो बच्चा स्कूल में रहेगा इतना तो परफेक्ट हो जाएगा, उसको ये तो पता हो जाएगा कि अब हमें भविष्य में क्या करना है। और फिर जैसे ही इसको क्लियर करता वो कक्षा 3rd में एंटर होगा। 3rd, 4th और 5th, यहाँ ये प्राइमरी सेक्टर कहलाएगा, इसको हम कहेंगे प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में बच्चा जो है केवल अपने राज्य, अपना देश, अपना गांव, अपना जिला, यानी पंचायत, ग्राम पंचायत, पालिका, नगर पालिका, नगर निगम, इनके बारे में जो है पढ़ेगा। लेकिन उसका छोटा छोटा एग्जाम होगा। उसमें एग्जाम के अंदर भी हम आगे पढ़ेंगे, नोटबुक चेक करने का जो प्रोसीजर है बहुत ही गजब का है, इतना आनंददायक है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई बर्डन होगी नहीं। क्यों कि नोटबुक चेक करने के लिए भी इस पॉलिसी में अलग व्यवस्था की गई है। टीचर नोटबुक चेक नहीं करेगा आपका, इसकी नोटबुक चेक करने के लिए 4 प्रकार से अलग अलग पार्ट बनाए गए हैं और उनके पीछे कोई न कोई रीजन जरूर रहा है। तो आप देखते हैं, हम देखो इसके अंदर क्या हो गया, बच्चा जो है वो स्थानीय भाषा में भी पढ़ सकता है और इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकता है। फिर आता है क्लास 6, 7 और 8, इसको हम कहेंगे मिडल स्टेज ही आ गई। 6, 7, 8 में यहां आकर के हमारी शिक्षा को पूरी तरह चेंज कर दिया। कैसे? सबसे पहली बात तो ये, इसमें वोकेशनल शिक्षा जोड़ दी। वोकेशनल
वोकेशनल का मतलब ये हो गया कि कोई बंदा चाहे तो वो सिलाई कर सकता है, वो चाहे तो बढ़ई का काम कर सकता है, वो चाहे तो माली का काम कर सकता है, चाहे तो लोहार का काम कर सकता है। अर्थात 6, 7, 8 के अंदर आपको एक तो इंडियन लैंग्वेज लेनी पड़ेगी, जिसको हम तृतीय भाषा कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता है। उन 22 में से कोई एक भाषा आपको इनके साथ पढ़ना पड़ेगा। 6ठी, 7वीं, 8वीं आपको एसएसटी पढ़नी पड़ेगी, आपको मैथ पढ़नी पड़ेगी, आपको साइंस पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा इसमें क्या जोड़ दिया गया है? वोकेशनल, और एक जोड़ दिया गया है कंप्यूटर। एक जोड़ दिया है कंप्यूटर। अब ये कंपल्सरी सब्जेक्ट हो गए कंप्यूटर और वोकेशनल। अगर मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट ये चाहता है कि मैं कंप्यूटर सीखूं, तो वो कंप्यूटर सीख सकता है। कोई बच्चा ये चाहे कि भाई मेरे को तो मेज कुर्सियां बनानी है, तो स्कूल में ही वो ये काम सीख सकता है। इसके लिए अलग से टीचर होंगे। अगर कोई ये सोचे कि नहीं, कोई लड़की है कहते कि भाई मैं तो सिलाई सीखना चाहती हूँ, बुनाई सीखना चाहती हूँ, तो सिलाई का, बुनाई का ये काम भी वो क्लास 6 से लेकर 8 के बीच में सीख सकती है। तो ये हमारी है मिडिल स्टेज, जिसके अंदर हम सब्जेक्टों के साथ साथ एक तो अपनी थर्ड लैंग्वेज को यूज करेंगे, जिसमें संस्कृत भी है, उर्दू है, पंजाबी है, मराठी है ना, सिंधी है, कोंकणी है। जो भाषाएं 22 भाषा है, उनमें से कोई एक भाषा आप ले सकते हैं। अब नंबर आता है भाई आपकी 9 से लेकर 12, इसको कहते हैं मिडिल एज। इसका क्या नाम रखा गया है? सॉरी, सेकेंडरी एज। इसका नाम है सेकेंडरी एज या सेकेंडरी स्टेज कह सकते हो। सेकेंडरी स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको दूसरे भाषा में हम कहेंगे कैरियर स्टेज। अर्थात 9, 10, 11, 12 इनमें आपको कैरियर जो है उसको चुनने के लिए छूट दी गई है। आपके लिए कोई स्ट्रीम अब नहीं होगी। आर्ट, कॉमर्स, साइंस सब बंद, न 11वीं में होगी न 12वीं में होगी। जो आपकी स्ट्रीम होती थी, आप 11th में सब्जेक्ट लिया करते थे, इससे बच्चे के मन में क्या है कि एक हीन भावना आती। क्यों? कोई तो कहता आर्ट अच्छी है, कोई कहता कॉमर्स अच्छी है, कोई कहता साइंस। अब आपको पूरी छूट है, आप जो सब्जेक्ट चाहें ले सकते हैं। आप चाहें कि मुझे केमिस्ट्री लेनी है, ले लीजिए। आपको अच्छा लगता है पॉलिटिकल साइंस, ले लीजिए। आपको मैथ अच्छा लग रहा है, ले लीजिए। कोई 5 सब्जेक्ट, कोई स्ट्रीम नहीं है। आप न आर्ट के हैं, न कॉमर्स के, नहीं साइंस के हैं। आप जिस सब्जेक्ट में रुचि रखते हैं वो सब्जेक्ट आप लेकर के अध्ययन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये कैरियर से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे तो RAS, IAS यानी सिविल सर्विस में जाना है, तो आप क्या करेंगे? आप पॉलिटिकल साइंस को लेंगे, ज्योग्राफी को लेंगे, हिस्ट्री को लेंगे। आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर भी बनूं और हो सकता है मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊं, तो फिर मैं RAS का एग्जाम लूं। तो आप इधर से फिजिक्स ले लिया, एक केमिस्ट्री ले लिया और इधर से पॉलिटिकल साइंस को ले लिया। कहने का मतलब है आप किसी भी सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। क्लास 9 से लेकर 12 तक आप अपने कैरियर को सामने रख करके और सब्जेक्ट का चयन करेंगे, ऐसा हमारी शिक्षा नीति कह रही है। आने वाले समय में कोई आर्ट, कोई कॉमर्स, कोई साइंस नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट कॉमन होंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट का चयन करेंगे। तो ये हमारा हो गया। सबसे पहले हमने देखा था प्री प्राइमरी को, जिसके अंदर 2nd क्लास तक नो टेंशन फॉर एग्जाम। आपको एग्जाम को लेकर के कोई टेंशन नहीं। 3rd, 4th, 5th में हमने देखा छोटी छोटी कहानियां, कविताएं, किताब को पढ़ना और एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। उसके बाद में आती है मिडिल स्टेज।
मिडिल स्टेज में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वोकेशनल और कंप्यूटर। अर्थात कक्षा 6 से ही जैसे जापान में होता है उसका ही हमने अनुसरण किया है। वहां हम क्या कर रहे हैं, कक्षा 6 में क्या कर रहे हैं, अब हम वोकेशनल शिक्षा को अपने सिलेबस में शामिल कर लिया। अब कंप्यूटर को हमने शामिल कर लिया। अगर चाहें तो आप कंप्यूटर सीखें। वोकेशनल शिक्षा में जो चीज आप करना चाहें, जो आप अपने हाथ का कोई भी काम सीखना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कक्षा 9 से लेके 12 तक, पहले क्या था 10+2 में 11 और 12वीं कक्षा में हमें किसी न किसी स्ट्रीम से जुड़ना था, चाहे हम कॉमर्स लें, चाहे आर्ट लें या फिर साइंस। लेकिन नई शिक्षा नीति ने इन सबको क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, समाप्त कर दिया। और उसने कहा कि नहीं, कोई स्ट्रीम नहीं, आप तो अपनी पसंद के सब्जेक्ट पढ़िए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो यह तो हमारा था स्कूली शिक्षा की पॉलिसी। अब क्या दिमाग में ये आता है कि हमने 12वीं क्लास कर ली तो आगे क्या करेंगे। रुकिए, आगे के लिए भी रास्ता बहुत ही इजी है। आगे हम क्या करेंगे, तो अब आगे की चीज हम देखते हैं। इसके बाद में जैसे ही हमने 12th क्लास पास की तो कहाँ एंटर होंगे हम, कॉलेज में। और कॉलेज की पढ़ाई को इतना सरल बना दिया जिसकी कोई सीमा नहीं है। आज कोई भी गरीब बच्चा जो है वो कॉलेज का एजुकेशन आराम से प्राप्त कर सकेगा। कैसे, देखिए ग्रेजुएशन जो है हमारा, ग्रेजुएशन हमारा हो गया है 4 साल का, लेकिन बड़ा ही आनंददायक हो गया। देखिए जैसे बच्चा 12वीं क्लास करेगा वो कहाँ एडमिशन लेगा, फर्स्ट ईयर में। 12 महीने पढ़ने के बाद उसे एक प्रमाण पत्र मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, सर्टिफिकेट। इसको कहेंगे सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन। यानी जैसे ही आपने 12 महीने अध्ययन किया, 12वीं के बाद कॉलेज में एंटर हो गए और आपने एक एग्जाम दिया, उस एग्जाम में आप पास हो गए तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा। पहली साल में सर्टिफिकेट मिल गया, दूसरी साल आपके सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा डिप्लोमा। क्या मिलेगा, डिप्लोमा। तीसरी साल में आपको मिलेगी डिग्री। अब डिग्री का मतलब है आप स्नातक हो गए। अर्थात कोई भी एग्जाम में आपका स्नातक मांग रहे हैं, आपने एग्जाम दे रहे हो, आपके कंपटीशन के फॉर्म भर रहे हो, या तो 10th माना जाता है या 12th या फिर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन का मतलब आपके पास में कौन सी हो गई, ये डिग्री होनी चाहिए। तो आपने 3 साल में, यहां मैंने 4 साल क्यों लिख दिए, तो देखिए ये आपकी शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आपने ग्रेजुएशन कर लिया, इसका मतलब यू आर क्वालिफाइड फॉर एनी कंपटीशन। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या हो गए, क्वालिफाइड हो गए, योग्य हो गए। लेकिन सारे बच्चे नौकरी के लिए तो नहीं पढ़ते। हो सकता है कोई ज्ञान अर्जित करना चाहता हो, या फिर प्रोफेसर बनना चाहता हो, या फिर पीएचडी करना चाहता हो। तो ऐसे लड़के के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, वो किया जाएगा। इसके लिए इससे पहले 1 साल का और है, 4th ईयर। इसमें जो डिग्री मिलेगी उसे हम कहते हैं रिसर्च। इसको हम क्या कहते हैं, रिसर्च। इसका मतलब कि हमने जो पढ़ा है उसको एक बार पूरी डिटेल में पढ़िए। और इसके बाद में आएगा पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन कितने साल का होगा, या तो 1 साल का या 2 साल का। अब यहाँ आपको लगता है कि 1 साल का कैसे, 2 का कैसे, तो जिस बंदे ने ये 4 साल अध्ययन किया वो पोस्ट ग्रेजुएशन 1 साल का करेगा और वो पीजी माना जाएगा। लेकिन अगर किसी ने 3 साल ही किया तो उसे 2 साल का कोर्स करना पड़ेगा, तब वो पीजी माना जाएगा। यानी सरकार इतनी बुद्धू नहीं है कि आपका 3 साल का काम 4 साल में काउंट कर ले। तो इसलिए जो बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहेगा, जो लेक्चरर बनना है, जिसको प्रोफेसर बनना है, प्रिंसिपल बनना है, तो ये मस्ट होगा।
आपको फिर क्या करना पड़ेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में हमारे पास में जो डिग्री होती है 4 साल की, वो एक तो होती है एमफिल, एक होती है पीएचडी। अब आप देखिए एमफिल को तो आजकल बंद कर दिया, नई शिक्षा नीति से पहले ही बंद कर दिया, 2 साल हो गए ये बंद हो चुकी है, एमफिल का कोई महत्व नहीं रहा। और यहाँ आप पीएचडी कह सकते हैं या एम एजुकेशन कह सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में एम एजुकेशन होती है इक्वल टू पीएचडी। तो यहाँ पीएचडी कितने साल की है, 4 ईयर। जिस बंदे ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो वो पीएचडी कर सकता है, 4 साल तक पीएचडी होगा। अब देखो इसका लाभ क्या है, इसका लाभ ये भाई कि आज तक अगर कोई बंदा 2 साल पढ़ाई की और मान लीजिए कोई गरीब लड़का था या नौकरी लग गया है, कोई भी कारण हो गया, वो बीच में पढ़ाई छोड़ दी, ड्रॉप आउट हो गया, तो क्या होगा, 5 साल बाद उसकी इच्छा हुई कि मैं दोबारा पढ़ूं, तो वापस उसको ये करना पड़ता, फर्स्ट दोबारा करना पड़ता। यानी बीए में अगर आपने 1 महीने पहले छोड़ दिया, एग्जाम नहीं दिया और फिर आप दोबारा ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप दोबारा आइए। जैसे सांप सीढ़ी जानते हैं ना, ऊपर चढ़ने के बाद अगर सांप के मुंह में आ गए तो नीचे आ जाते हैं, वैसे ही ये था। लेकिन हमारे कस्तूरीदल ने क्या कहा, ये गलत है, जिस बच्चे ने एक बार पढ़ लिया उसको क्यों पढ़ा रहे दोबारा। इसलिए उसने ये रूल बना दिया कि अब अगर किसी ने 12 महीने पढ़ा है तो ये सर्टिफिकेट मिल गया, अब वो 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल बाद भी दोबारा उसकी इच्छा हो गई बुढ़ापे में कि मैं तो पढ़ूंगा, तो उसको ये नहीं पढ़ना, कहां पढ़ेगा, वो यहां से शुरू करेगा। अगर उसके पास डिप्लोमा है तो वो यहां से शुरू करेगा। तो इसका कितना बड़ा लाभ हो गया, उसका टाइम और उसके पैसे दोनों बचत हो गए। आज तक ऐसा रूल नहीं था, आज तक ये था कि अगर किसी ने ग्रेजुएशन नहीं किया है और वो बीच में ड्रॉप आउट हो गया और फिर वो करना चाहता है, तो क्या होता था भाई, उसको दोबारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर करना पड़ता। अगर दोबारा भी बीच में छूट जाता तो फिर दोबारा वही कहानी। अब ऐसा नहीं है। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव क्या होंगे वो थोड़ा देख लीजिए। देखो पहला पॉजिटिव तो ये कि नई शिक्षा नीति में जो खर्चा है वो डबल कर दिया। सरकार ने इस पर खर्चा कितना कर रही है, 6%। भैया सेना पर होता है 7 से 9%। तो अगर 6% हमारी जीडीपी का खर्चा अगर शिक्षा पर हुआ तो देखना आपके जितने भी स्कूल है होटलों की तरह बन जाएंगे, बहुत पैसे स्कूलों को दिए जाएंगे। और कंडीशन ये भी है कि प्राइवेट स्कूल भी अपनी फीस तभी रख सकेगा जब उसकी डिजाइन, उसका परफॉर्मा इनके अनुरूप है, नहीं तो उनकी फीस बहुत कम होगी। मान लीजिए किसी स्कूल में पूरी व्यवस्था नहीं है, क्वारम पूरा नहीं कर रहा है, टर्म्स पूरे नहीं कर रहे हैं, तो वहां की फीस गवर्नमेंट निश्चित करेगी। अब प्राइवेट वालों की नहीं चलेगी कि भाई हमारी फीस इतनी है, नहीं, गवर्नमेंट बेकायदा लिस्ट बना के देगी कि इस स्कूल में यह नॉर्म्स है, इस लेवल के टीचर हैं, इस लेवल की व्यवस्था है, तो ये 10,000 रुपए साल के ले सकते हैं या 20 ले सकते हैं या 50 ले सकते हैं। इसका मतलब ये होगा जैसी फैसिलिटी वैसे ही आपकी फीस होगी। अब ये कंप्लेन कि भाई आज कक्षा में मुझे बैठने की जगह नहीं मिली, फैन नहीं मिला, ये सारी समस्याएं अपने आप दूर होने वाली है, क्योंकि नई शिक्षा नीति हर 6 महीने इंस्पेक्शन करेगी। इंस्पेक्शन टीम हर 6 महीने में रिपोर्ट देगी। अगर किसी स्कूल का, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, अगर उसके पास में ये सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हुई तो वो ब्लैक लिस्ट में भी आ सकती है। इसलिए इस तरह से हर व्यक्ति को व्यवस्था करनी पड़ेगी। दूसरा लाभ ये हो जाएगा कि समय की बचत हो रही है, लेकिन नुकसान जो हो रहा है वो एक ही हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि नई शिक्षा नीति में इंग्लिश जो है उस पर जोर नहीं दिया गया है, उस पर बल नहीं दिया गया। इसलिए इंटरनेशनल लेवल लैंग्वेज नहीं होने के कारण भारत की हालत भी चाइनीज जैसी होने वाली है। आज चाइना इतना मतलब प्रोडक्ट करता है, उसके बाद भी क्यों पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वहां पर कोई भी चाइनीज जो है वो विदेशी भाषा नहीं जानता, यानी अंग्रेजी नहीं बोल सकता। जबकि
भारत का कमजोर से कमजोर मजदूर वर्ग भी अंग्रेजी बोल सकता है और समझ सकता है। इसलिए ये जरूरी हो गया कि भाई जैसे ही हमारे यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर कम महत्व दिया जाएगा तो इंटरनेशनल लैंग्वेज के कमी के कारण हमारे जो ऊपर के जो संबंध है वो धीरे धीरे क्या है खत्म हो सकते हैं। इसलिए इसका थोड़ा विरोध हो रहा है और सरकार ने पूरा आश्वासन दिया कि नहीं, हम इस इंटरनेशनल लैंग्वेज को कम नहीं करेंगे और इसके लिए कोई न कोई नया आयाम शुरू किया जाएगा। तो ये आज हमने पढ़ा, हमारी जो शिक्षा नीति थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसको हम NEP 2020 के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें मोस्ट जो चीजें हैं आपकी परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी के अंदर से आएंगे और कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन इसके हर हाल में पूछे जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने अच्छी तरह से इसको समझा है। जय हिंद, जय भारत।